हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में देखेंगे कि जो दो क्वाड्रेंट ऑपरेशन हमने देखा कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर यूजिंग चॉपर, तो दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा कि फॉरवर्ड मोटरिंग होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कंबाइंड इक्वेशन में यहाँ पे अगर देखें तो इसका अगर सर्किट डायग्राम पहले देखते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम में ये जो ब्लैक से अगर दिखा रहे हैं, ये चीज यहाँ पे है ब्लैक से कि यहाँ पे चॉपर वन है। ठीक है, मतलब स्विच वन है, चॉपर स्विच है, और यहाँ पे ब्लैक में ये चीज है फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे है, और यहाँ पे मोटर है। ठीक है, तो ये जो सर्किट है ये यहाँ पे दिखा रहा है कि फॉरवर्ड मोटरिंग का केस, जो ब्लैक में है यहाँ पे फॉरवर्ड मोटरिंग का केस है। तो उसके लिए यहाँ तो स्विच को ऑन रखेंगे तो मोटर को डायरेक्टली सप्लाई जाएगा सोर्स से। अगर 100 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी है तो 100 वोल्ट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और जब स्विच को हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पे इसका जो करंट होगा, चूंकि यहाँ पे डीसी मोटर में आर एल ई लोड होता है, आर एल और ई लोड होता है, तो यहाँ पे इंडक्टर जो है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा, तो यही करंट को यहाँ पे सर्कुलेट करेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर 100 वोल्ट से हमें कम वोल्टेज चाहिए, अगर मान के चलो हमें 50 वोल्ट चाहिए या 60 वोल्ट चाहिए, जिससे कि हम इस मोटर का स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करना पड़ेगा। और सेकेंड है कि यहाँ पे जब रीजेनरेटिव ब्रेकिंग देखे थे तो उसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में यहाँ पे मोटर का इंडक्टर है जो इंटरनल सर्किट का पार्ट है। ठीक है, और इसमें स्विच जो है इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे डायोड है जो कि सोर्स के सीरीज में कनेक्ट करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, जिससे कि जो मोटर का यहाँ पे मोटर से यहाँ यानी कि लोड से यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, लोड से यहाँ पे करंट सप्लाई होगा इस बैटरी को, और जेनरेटिंग मोड में, मतलब रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में क्या है कि इसका जो एनर्जी है ब्रेकिंग का, वो यहाँ पे बैटरी में चार्ज करने में, बैटरी को चार्ज करने में हेल्प करे। ठीक है, इस सर्किट को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस ढंग से यहाँ पे सर्किट बनेगा। ठीक है, नॉर्मल से अगर एग्जांपल देखें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का, तो अगर यहाँ पे कोई हिली एरिया है जहाँ पे अगर ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन अगर है, इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर डीसी से अगर डीसी सीरीज से अगर काम कर रहा है, ठीक है, अगर एसी से डीसी कन्वर्ट करके उसको काम में ले रहे हैं, या फिर हिल एरिया है या फिर कोल माइंस है, तो जैसे जब नीचे आएगा तो अपने आप यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से स्पीड वहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, और इसका ब्रेक चूंकि यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी रहेगा। जब ब्रेक लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट होगा। अगर मैकेनिकल यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, मैकेनिकल यानी कि जैसे कि पेट्रोल या डीजल इंजन में जो काम होते हैं, तो उस कंडीशन में मैकेनिकल ब्रेक लगाते हैं, जैसे कि साइकिल या मोटरसाइकिल में लगाते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन में यहाँ पे हीट डिसिपेट होता है। अगर इलेक्ट्रिक में है तो एक तो होता है रियोस्टैटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस में यहाँ पे डिसिपेट होगा हीट के फॉर्म में। और एक होगा कि इलेक्ट्रिक में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, जिससे कि जो यहाँ पे एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी इसका, वो यहाँ पे बैटरी को चार्ज करने में हेल्प करे, और यही चार्ज जो एनर्जी है एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा जब यहाँ पे ट्रेन उल्टा डायरेक्शन में अप द हिल या अप द कोल माइंस एरिया में यहाँ पे पहुंचेगा, तो उस टाइम में सपोर्ट करेगा। ओके, तो ये जो सर्किट है दोनों का कंबाइंड सर्किट, इसी को हमने इधर भी बनाया। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर देखें तो अभी हमने बताया कि मोटरिंग के केस में CH1 मतलब स्विच 1 और यहाँ पे काम करेगा। जब यहाँ पे सप्लाई ऑन है तो यहाँ से
करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है। जब स्विच ऑफ है तो इसमें इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है, करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और इंडक्टर का करंट का एनर्जी को हम डायरेक्टली ऑफ नहीं करेंगे, नहीं तो स्पार्किंग होगा अक्रॉस द स्विच, ऑफ नहीं होने देगा इस स्विच को। तो ये क्या करेगा, फ्री व्हील डायोड क्या करेगा कि यहाँ पे जो इंडक्टर का एनर्जी है इसी में सर्कुलेट करेगा। चूंकि यहाँ पे एल के साथ साथ में आर भी है तो इसी में यहाँ पे एनर्जी इसका डिसिपेट होगा। तो जब यहाँ पे CH1 ऑन था तो करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, जब ऑफ है तो इसमें करंट यहाँ पे इस ढंग से सर्कुलेट होगा तो करंट यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि इंडक्टर का एनर्जी डिसिपेट हो रहा है रेसिस्टेंस के फॉर्म में। तो ये हमने पहले भी देखा है, ओके, ठीक है। ब्रेकिंग का अगर समझते हैं, ब्रेकिंग का जैसे ट्रेन है, एक ट्रेन का समझिए कि एक ट्रेन है 200 मीटर या 300 मीटर का जितना का, तो उसका खुद का वेट होगा उतना, प्लस उसमें जो पैसेंजर्स है उसका वेट होगा, और उसमें वेलोसिटी है, अगर 60 किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी है तो कितना इसमें एनर्जी है। और जब हमें ब्रेक लगाना है, जब स्टेशन आता है, ठीक है, तो उससे पहले ब्रेक लगाना शुरू करते हैं। नॉर्मल अगर ब्रेकिंग है तो इतना, अगर हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी इसका कैलकुलेट करें तो इतने एनर्जी को हमको डिसिपेट करना पड़ेगा एज ए फॉर्म ऑफ हीट, ताकि ब्रेक लगे और इसका एनर्जी को हम रिड्यूस करें, ठीक है। अब इसको अगर हम यूज कर लें तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पे काम आएगा, ओके। तो इसलिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट आया, ताकि जो यहाँ पे ब्रेक लगाने टाइम में जो एनर्जी जो वेस्ट करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में, तो उसको हम यहाँ पे कंज्यूम करें, इसको यूज करें, ठीक है। और स्विचिंग क्यों कर रहे, टर्न ऑन टर्न ऑफ अभी बताएं कि अगर यहाँ पे अगर 100 वोल्ट का है बैटरी, हमें अगर स्पीड को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना है, वोल्टेज को उसके अनुसार डिक्रीज करते जाएंगे 80 वोल्ट जितना स्पीड, चूंकि स्पीड जो है डिपेंड करेगा बैक ईएमएफ पे, और बैक ईएमएफ डिपेंड करेगा यहाँ पे वोल्टेज पे। यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, अल्फा इंटू VS सप्लाई वोल्टेज टर्न ऑन अपॉन टी। तो यहाँ पे जितना इसको रिड्यूस मतलब इंक्रीज करेंगे उतना वोल्टेज इंक्रीज होगा, जितना इसको रिड्यूस करेंगे टर्न ऑन टाइम अपॉन टी। जैसे यहाँ पे कितना है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों सेम है, तो टी ऑन अपॉन टी करेंगे तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर 100 वोल्ट है तो यहाँ पे 50 वोल्ट आएगा। उसके अनुसार जैसे जैसे वोल्टेज को हम चेंज करेंगे उसी अनुसार हमें स्पीड कंट्रोल होगा, स्पीड चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखें कि जब फॉरवर्ड मोटरिंग का अगर सर्किट, एक्चुअल सर्किट अगर देखें तो इस ढंग से रहेगा। यहाँ पे कोई भी CH जो हम लिखे थे स्विच का, चॉपर का, तो यहाँ पे या तो जैसे इसमें BJT हमने दिखा दिया, ठीक है, NPN BJT है, और ये आपका मोटर का सर्किट है RLE, एक कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। जो इसका अंदर का आर्मेचर वाइंडिंग में जो रेसिस्टेंस होगा, इसको आर्मेचर वाइंडिंग का इंडक्टेंस यहाँ पे, और बाकी जो बैक ईएमएफ बनेगा EB इज इक्वल टू P5 NZ/60 है, ये वोल्टेज हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो ये चीज है R L और बैक ईएमएफ EB के टर्म्स में यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे स्विचिंग हमने दिखा दिया कि यहाँ पे BJT है, BJT के जगह पे कोई और सेमीकंडक्टर स्विच है, जैसे IGBT, SCR, कोई भी स्विच हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, मॉसफेट ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्या वोल्टेज रेटिंग है और क्या फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है जिस पर हमको स्विचिंग करना है, ठीक है। जब मोड 1 ऑन होगा तो यहाँ पे CH1D1 मान के चलो 1 घंटा के लिए, अगर मोटर या ट्रेन है, लोकोमोटिव ट्रेन 1 घंटा के लिए चल रहा है तो इसको कंटिन्यूअस यहाँ पे ऑन ऑफ होते रहेगा 1 घंटा तक। उसके बाद मान के चलो हमें ऑफ करना है, ब्रेक लगाना है, जब स्टेशन आता है तो उसके पहले ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे CS2D2 यहाँ पे करेंगे ताकि उसके अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। तो CS2D2 अगर करें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे इंडक्टर, देखो अगर यहाँ पे करंट अब हो गया, बैक ईएमएफ तो वही रहेगा उस टाइम में, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें स्पीड है, नंबर ऑफ पोल्स 5Z वही है,
स्पीड अभी है, तो बैक ईएमएफ का डायरेक्शन तो वही रहेगा, वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज होगा नहीं। ठीक है, जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है इंडक्टर में, और यहाँ पे वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कैपेसिटर हो या बैटरी हो, इसमें वोल्टेज का डायरेक्शन अभी यही रहेगा जब तक कि स्पीड एन उसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है इन केस, और यहाँ पे वोल्टेज का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में रहेगा जब तक उस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे वोल्टेज हमें ज्यादा करना पड़े, मान लेते हैं कि 100 वोल्ट यहाँ पे है, यहाँ 95 वोल्ट आ रहा है बैक ईएमएफ। इन केस कि अगर हमको इसको चार्ज करना है तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पे इसको चार्ज कर सकता है। करंट यहाँ से फ्लो तभी हो सकता है। मान के चलो कि यहाँ पे वाटर पंप है, ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट पे कम है, बट लो हाइट से हमको ज्यादा हाइट पे अगर पानी को भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा पंप लगाना पड़ता है जो कि प्रेशर है। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे जो वोल्टेज है ये क्या करेगा, इंडक्टर सपोर्ट करेगा। इंडक्टर में जो करंट होगा एज ए पंप काम करेगा, जिससे कि यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करा के इसको चार्ज करेगा। ठीक है, तो कैसे करेगा इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ही इसको ऑफ करना है तो सबसे पहले CS2 स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो इसका बैक ईएमएफ, इसमें करंट फ्लो होगा, इंडक्टर एज लोड काम करेगा और ये एनर्जी स्टोर करेगा, हाफ LI² के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर करेगा। अब जब एनर्जी इसका स्टोर हो जाए, जैसे कि पंप होता है, वाटर पंप में एक प्रेशर डेवलप करता है, सिमिलर वे में यहाँ पे एनर्जी जब स्टोर कर लिया और इसका वोल्टेज यहाँ पे माने 95 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट पे बैटरी अगर यहाँ पे है, तो यहाँ से अब यहाँ से करंट को यहाँ भेजना है, और इंडक्टर का करंट ये जो पंप काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे, CS2 को ऑफ करेंगे, अब इसके पास रास्ता यही है कि D2 से होते हुए बैटरी को जाए और यहाँ से कंप्लीट पाथ बना सके। तो यहाँ पे करंट क्या करेगा, फोर्स करेगा और इसमें यहाँ पे फ्लो होगा। ठीक है, जब तक स्विच CS2 ऑन था तो लोड असिस्टेंट पाथ, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, लोड असिस्टेंट पाथ को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे जैसे इसको ऑफ किए, CH1 पहले से ऑफ है, ये डायोड रिवर्स बायस में है, तो अकेला ये बचा D2 क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स करेगा इस बैटरी से करंट फ्लो कराने का, और अपोजिट डायरेक्शन में है, चूंकि बैटरी का पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में उल्टा आ रहा है, तो क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी को चार्ज करने के लिए इसको यूज में ले सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर स्पीड वर्सेस इंडक्शन का अगर ग्राफ देखें, मतलब इक्वेशंस देखें, तो हमें पता है कि V0 होगा VS इंटू T1/T, पहले भी ड्राइव किए हैं ये वाला पार्ट, तो यह आ जाएगा V0 इज इक्वल टू अल्फा VS, मतलब आउटपुट वोल्टेज मोटर का जो कि EB है कितना हो जाएगा, अल्फा VS। केवीएल इक्वेशन लगाएंगे तो V0 इज इक्वल टू EB प्लस IARA। ठीक है, जब मोटरिंग मोड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्विच है, इसका खुद का रेसिस्टेंस यहाँ पे इस ढंग से RLE, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ आएगा रेसिस्टेंस में जो लॉसेस EB प्लस IARA इज इक्वल टू V0 स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ओके, V0 कितना है, अल्फा VS के बराबर है, तो यहाँ पे अल्फा VS आ जाएगा। इससे अगर IA निकालेंगे तो IA आ जाएगा अल्फा VS माइनस EB अपॉन RA के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बैक ईएमएफ किस पर डिपेंड करेगा, फाई इंटू एन, और एन क्या है, एंगुलर स्पीड पर डिपेंड करता है। 2πn अपॉन 60 करें तो ये ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड के फॉर्म में आ जाएगा, तो इस पर डिपेंड करेगा, तो इसको लिख सकते हैं। और फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, EB इज इक्वल टू KM इंटू ओमेगा M। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनलिटी को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे कांस्टेंट का टर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो टॉर्क यहाँ पे डिपेंड होता है फ्लक्स इनटू करंट, आर्मेचर करंट, तो फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करेंगे तो आ जाएगा KM इंटू IA।
तो यहाँ से IA का इक्वेशन आ जाएगा, IA इज इक्वल टू T अपॉन मोटर कांस्टेंट। इसमें अगर देखें EB इज इक्वल टू V0 माइनस IA कहाँ से आए, इस पॉइंट से V0 इज इक्वल टू EB प्लस IA। तो यहाँ से इक्वेशन EB का जगह पे EB यहाँ पे Km इंटू ओमेगा एम, Km इंटू ओमेगा एम यहाँ पे पुट किए इज इक्वल टू इतना आएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें बात करें कि अगर यहाँ पे IA का वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं T अपॉन Km, तो यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट किया तो ये वैल्यू आ गया। तो इससे आ जाएगा ओमेगा एम इज इक्वल टू अल्फा VS अपॉन Km माइनस RA अपॉन Km स्क्वायर इंटू T। तो ये आपका आ जाएगा एंगुलर स्पीड और टॉर्क के, यानी कि स्पीड एंड टॉर्क के बीच में जो इक्वेशन आएगा इसको हम यहाँ से बना सकते हैं, कैलकुलेट करके ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं और इससे हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।